दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। आपने इनको तरीके से समझ लिया तो जो एक एक नंबर के या दो दो नंबर के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके गलत नहीं होंगे। तो आइए आरंभ करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? तो हिंदी की प्रथम कहानी किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती है, जो 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ये सरस्वती पत्रिका में फर्स्ट बार प्रकाशित हुई थी। सेकंड क्वेश्चन है, नागार्जुन किस युग के कवि हैं? तो नागार्जुन प्रगतिवादी युग के कवि हैं। वाक्यम रसात्मक काव्यम किसकी परिभाषा है? तो रसात्मक वाक्य ही काव्य है, यह आचार्य विश्वनाथ की है। काव्य की परिभाषा भी आ जाए तो आप इसमें लिख सकते हैं कि रसात्मक वाक्य ही काव्य है। जहाँ कारण के होते हुए भी कार्य संपन्न ना हो वहाँ कौन सा अलंकार है? तो ये विशेषोक्ति अलंकार है। विशेषोक्ति और विभावना अलंकार आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं, जैसे नीर भरे नित्यपति रहें तब न प्यास बुझाए, तो ये विशेषोक्ति अलंकार है। रोला और उल्लाला से मिलकर बना हुआ छंद कौन सा है? तो रोला और उल्लाला से मिलकर बना हुआ छंद चप्पा छंद है। यह एक मात्रक छंद है। इसके 6 चरण होते हैं, 4 रोला के होते हैं और 2 उल्लाला के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो संचारी भावों की संख्या 33 है और स्थायी भाव 9 है। सवैया में कितने वर्ण होते हैं? तो सवैये में 22 से 26 वर्ण होते हैं। यह एक मात्रक छंद है। इसका उदाहरण देख लेते हैं, जैसे उदाहरण आ गया तो आप उदाहरण लिख सकते हैं। मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव की ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरैनत नंद की धैनु मजारन, पाहन हो तो वही गिरि को, धरियो कर छत्र पुरंदर कारण, जो खग हो तो बसेरो करो, मित काल कूद कदम गिरारन। अगला देखते हैं, एकांकी एक विधा है। तो एकांकी एक दृश्य काव्य की विधा है। काव्य 2 प्रकार के होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। जो सुना जाता है वह श्रव्य काव्य, जो देखा जाता है वह दृश्य काव्य। भरत मुनि ने रस के अवयव बताए हैं। तो भरत मुनि ने रस के 3 अवयव बताए हैं, विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी भाव, संयोगात, रस निष्पत्ति। ये अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं। तो हिंदी गद्य के जनक भारतेंदु बाबू माने जाते हैं। ये हिंदी साहित्य के पितामह हैं। हिंदी गद्य एवं भाषा को व्यवस्थित रूप भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही दिया है। गद्य की प्रमुख विधाएं कौन सी हैं? तो गद्य की प्रमुख विधाएं भी आती हैं और गौण विधाएं भी आती हैं। तो प्रमुख विधाएं हैं कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, निबंध, आलोचना। और गौण विधाएं हैं रेखाचित्र, संस्मरण, रिपोर्टा, डायरी, आत्मकथा। लेखक अपने जीवन वृत्त को स्वयं लिखता है। लेखक अपने जीवन वृत्त को आत्मकथा में लिखता है। हिंदी की प्रथम आत्मकथा बनारसी दास की अर्धकथा है। ये 1641 में प्रकाशित हुई और सबसे चर्चित जो आत्मकथा है वो हरिवंश राय बच्चन की है, क्या भूलूं क्या याद करूं। राम भक्ति शाखा की कवि हैं। तो जिन्होंने राम को आधार मानकर काव्य रचना की वह राम भक्ति शाखा की कवि हैं, जैसे तुलसीदास, केशव, नावादास, अग्रदास। तुलसीकृत ब्रह्मपत्रिका की भाषा है, तो भाषा ब्रज है। इन्होंने कई रचनाएं लिखी, जैसे रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामलाल नेचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। तो इसमें से आपका एक न एक क्वेश्चन आता है। हालावाद के जनक हैं। तो हालावाद क्या है, पहले तो उनको ये समझना है। हाला मतलब शराब या मदिरा को विषय बनाकर काव्य रचना करना हालावाद कहलाता है। इन्होंने हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला एवं मधुकलश 2 कृतियाँ लिखी हैं। उन्होंने लिखा है मंदिर मस्जिद बैर कराती, मेर कराती मधुशाला। प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। तो पुष्पेंद्र पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। अज्ञे किस पाश्चात्य विचारधारा से प्रभावित थे? तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो अज्ञे फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित थे। उनके काव्य में फ्रायड के मनोविश्लेषण का दर्शन होता है। महादेवी वर्मा को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? महादेवी वर्मा को यामा और दीपशिखा पर 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। यह एक काव्य संकलन है। तुलसीकृत रामचरितमानस की भाषा है।
तो तुलसीकृत रामचरितमानस की भाषा अवधि है। रामचरितमानस 1574 में लिखा गया। यह 2 वर्ष 7 माह एवं 26 दिन में पूरा हुआ। ये सरजू तट पर लिखा गया। निर्गुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं? तो निर्गुण भक्ति शाखा या ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं। हास्य रस का उदाहरण दीजिए। तो हास्य रस का एक सरल सा उदाहरण आप दे सकते हैं, इसको ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। मैं वीर बजरंगी पापड़ को तोड़ सकता हूँ, गुस्सा आ जाए तो कागज मरोड़ सकता हूँ। या आप दूसरा उदाहरण लिख सकते हैं, लाल मुजक्कर बूझ के और न बूझे कोई, पैर में चक्की बांध के हिरना कूदे कोई। रंगभूमि जब सिए पगधारी, देख रूप मोहे नर नारी में कौन सा गुण है? तो ये गुण भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण। तो इसमें माधुर्य गुण है। माधुर्य गुण की विशेषता ये है कि इसमें श्रृंगार, शांत एवं कर्म रस की प्रधानता रहती है। अगला देखते हैं, जहाँ कारण के बिना ही कार्य संपन्न हो कौन सा अलंकार है? तो इसमें जहाँ कारण के बिना ही कार्य संपन्न हो वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे इसका उदाहरण है, बिनु पक्ष चले सुने बिन काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना। अगला देखते हैं, रीतिकाल का समय है। तो रीतिकाल, भक्तिकाल, वीरगाथा काल, आधुनिक काल, इसमें से एक ने एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो वीरगाथा काल का समय 1050 से 1375 ईस्वी है, और भक्ति काल का समय 1375 से 1700 ईस्वी, और रीतिकाल का समय 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी, और आधुनिक काल का समय 1900 ईस्वी से आज तक का समय माना जाता है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का सबसे सटीक काल विभाजन है। कामायनी किसकी कृति है? तो कामायनी एक महाकाव्य है जो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र है। ये 1936 में लिखा गया था, लेकिन इनकी मृत्यु के कारण पूर्ण ना हो सका, और इसको अमृत राय ने, इनके पुत्र अमृत राय ने पूर्ण किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंचलिक उपन्यास के प्रणेता माने जाते हैं। तो आंचलिक उपन्यास के प्रणेता फणीश्वरनाथ रेणु माने जाते हैं। हिंदी के 3 उपन्यासकारों के नाम लिखो। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो हिंदी के 3 उपन्यासकार प्रेमचंद, फणीश्वरनाथ रेणु और यशपाल जी हैं। प्रगतिवाद के 3 कवियों के नाम लिखो। तो प्रगतिवादी 3 कवियों के नाम केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, सुमित्रानंद पंत और निराला जी हैं। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में लखनऊ में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष थे प्रेमचंद। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला देखते हैं, सूरदास के गुरु का नाम क्या था? तो सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। प्रयोगवाद का समय माना जाता है। तो प्रयोगवाद का समय 1943 माना जाता है। यह प्रथम तार सप्तक से माना जाता है, और 1954 से नई कविता का आरंभ हुआ। हिंदी के 3 निबंधकारों के नाम लिखो। हिंदी के 3 निबंधकार रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और नंदुलारे वाजपेयी हैं। अगला देखते हैं, सूठा में कितनी मात्राएं होती हैं? तो सूठा में पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह दोहा का उल्टा होता है। यह एक मात्रक छंद है। उदाहरण देखते हैं, जैसे जय सुमरस सिद्धि हो, गणनायक कर बरबदन, करहो अनुग्रह सोय, बुद्धिराशु गुण सदन। अगला देखते हैं, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। तो कृष्ण भक्ति शाखा आ जाए या सगुण भक्ति शाखा आ जाए तो अपन को लिखना है सूरदास, रसकान, मीरा और नंददास। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस बात के अंतर्गत आता है? यह छायावाद के अंतर्गत आता है। छायावाद की परिभाषा नगेंद्र ने इस प्रकार दी है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। ये डॉक्टर नगेंद्र की परिभाषा है। नीर भरे नित्यति रहे तऊ न प्यास बुझाए में कौन सा अलंकार है? तो इसमें विशेषोक्ति अलंकार है। विशेषोक्ति अलंकार की परिभाषा है, जहाँ कारण के होते हुए भी कार्य संपन्न न हो वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया था। इन्होंने 1920 में श्री शारदा पत्रिका जो जबलपुर से निकलती है उसके एक लेख में इसका वर्णन किया है। जो दूसरों को उपकार मानता है उसको क्या कहते हैं? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। जो दूसरों का उपकार मानता है वह कृतज्ञ कहलाता है। प्रयोगवाद के कवि हैं
अज्ञेय, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती। अगला देखते हैं हिंदी के दो रेखा चित्रकारों के नाम लिखो। तो रेखा चित्रकार आते हैं, संस्मरणकार आते हैं, रिपोर्टाज आते हैं, जीवनी लेखक आते हैं। तो आपको इनमें से दो दो लेखकों के आपको नाम याद कर लेना है। तो हिंदी के दो रेखा चित्रकारों के नाम हैं महादेवी वर्मा, श्रीराम शर्मा और हरिशंकर शर्मा। प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। तो प्रेम मार्गी शाखा की दो धाराएं हैं, जैसे निर्गुण भक्ति शाखा की दो धाराएं हैं, ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय। ज्ञानाश्रय में संत कबीर माने जाते हैं और प्रेमाश्रय में मलिक मोहम्मद जायसी, उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद इत्यादि प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। सफल रीति सिद्ध कवि हैं। सफल रीति सिद्ध कवि बिहारी हैं। अगला देखते हैं उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। तो उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद माने जाते हैं। इन्होंने कई उपन्यास लिखे, जैसे गोदान, गबन, रंगभूमि, करभूमि, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, निर्मला, कायाकल्प। अगला देखते हैं भारतेंदु के गद्यकारों के नाम लिखो। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, केदारनाथ अग्रवाल ये भारतेंदु के गद्यकार हैं। कवि गिरधर द्वारा प्रयुक्त छंद है। तो कवि गिरधर द्वारा प्रयुक्त छंद कुंडलियाँ हैं। यह एक मात्रिक छंद है, जैसे दोहा, सोठा, चौपाई और कुंडलियाँ ये मात्रिक छंद है। ये कृष्ण भक्त कवि थे और इन्होंने लिखा है, जैसे कुंडलियाँ हैं। तो इनका एक उदाहरण देखते हैं। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसाए, जग में होए हंसाए चित्त सो चैन न पावे, कर गिरधर कविराय रात भर नींद न आवे। आधुनिक हिंदी कविता का आरंभ कब से माना जाता है? तो आधुनिक हिंदी कविता का आरंभ 1900 ईस्वी से माना जाता है। और अगर नई कविता आ जाए तो नई कविता का आरंभ 1954 से हुआ। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? तो अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है। नई कविता के 3 कवियों के नाम लिखो। तो नई कविता का आरंभ 1954 से हुआ। इसमें गजानन माधव मुक्तिबोध, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय और धर्मवीर भारती हैं। अगला देखते हैं रिपुरताज लेखकों के नाम लिखो। तो रागे राघव, प्रकाश चंद्र गुप्त, अमृत राय, प्रभाकर माचवी और हरीश्वरनाथ रेणु। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसमें द्वंद्व समास कहते हैं, जैसे राम लक्ष्मण, बाली सुग्रीव, झूठा सच। किन्हीं 2 महाकाव्यों के नाम लिखो। तो रामचरितमानस और कामायनी। पद्मावत भी आप लिख सकते हैं। रीतिकाल के 4 कवियों के नाम लिखो। तो 1700 से 1900 ईस्वी तक का समय हिंदी साहित्य में रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। इसके कवि हैं बिहारी, घनानंद, मतीराम, पद्माकर। हिंदी कहानी का आरंभ किस पत्रिका से हुआ? तो हिंदी कहानी का आरंभ इंदु पत्रिका से हुआ। इंदु पत्रिका प्रसाद जी की है। इससे छायावाद का आरंभ भी माना जाता है। सरस्वती पत्रिका कहाँ से निकलती है? तो सरस्वती पत्रिका प्रयागराज से निकलती है। ये 1900 ईस्वी में इसका प्रकाशन आरंभ हुआ और इंडियन प्रेस से निकलती है। और इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 से 1920 तक इस पत्रिका के संपादक रहे। विवश रस का उदाहरण लिखो। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो अपन लिखेंगे कागज चुन चुन खाइयो मांस, दो न खाइयो मुझे पिया मिलन की आस। अष्टछाप के प्रमुख कवियों के नाम लिखो। तो अष्टछाप की स्थापना 1545 में हुई। इसमें 8 कवि थे। अष्टछाप आ जाए, पुष्टि मार्ग आ जाए या वात्सल रस के सम्राट आ जाए तो इसमें अपन को सूरदास लिखेंगे। इनमें 8 कवि थे, जिसमें सूरदास, नंददास, कोमनदास, चतुर्भुजदास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, परमानंद दास, शीश स्वामी। प्रयोगवाद की 3 रचनाएं लिखो। तो युग की गंगा, धरती, आंगन के पार द्वार। अगला देखते हैं पुष्टिमार्ग का जहाज किसे कहा जाता है या वात्सल रस के सम्राट किसे कहा जाता है? तो सूरदास अपन इसमें लिखेंगे। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम उपन्यास 1882 में श्रीनिवास दास ने गुरु परीक्षा लिखा। हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं हैं। तो हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं भी आती हैं और गौण विधाएं भी आती हैं। तो प्रमुख विधाएं हैं नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना। नाटक में कितने तत्व होते हैं?
तो नाटक में 6 तत्व होते हैं: कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद, देश काल वातावरण, भाषा शैली, रंगमंच। उद्देश्य: हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी है? तो हिंदी की प्रथम एकांकी जयशंकर प्रसाद की एक घूंट है, जो 1929 में लिखी गई। और हिंदी का नाटक आ जाए, जैसे हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम नाटक आनंद रघुनंदन है, जो रीवा नरेश विश्वनाथ सेन ने 1846 में लिखा था। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सूरदास ने अपनी रचनाएं किस भाषा में लिखी? तो सूरदास ने 3 रचनाएं लिखी: सूरसागर, साहित्य लहरी, सुरसारा बली। और इसका आधार श्रीमद् भागवत गीता है, और इन्होंने अपनी रचनाएं ब्रजभाषा में लिखी हैं। छायावाद की जनक कौन है? तो छायावाद के जनक जयशंकर प्रसाद जी हैं। छायावाद की स्थापना हुई थी 1918 में। भक्तिकाल का समय माना जाता है, तो भक्तिकाल का समय माना जाता है 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक का समय हिंदी साहित्य में भक्तिकाल के नाम से जाना जाता है। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में हुआ। तार सप्तक एक काव्य संग्रह है, जो 1943 में 7 कवियों ने मिलकर बनाया था। इसके प्रमुख अज्ञेय जी थे। 10वां रस कौन सा है? तो ये भी एग्जाम में पूछा गया था। 10वां रस वात्सल्य रस है। कवित्व के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो कवित्व के प्रत्येक चरण में 31 मात्राएं होती हैं। यह एक वर्णित छंद है। इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे फागों के भीर अभीरन में गही गोविंद ले गए भीतर गोरी, भाई करे मन की पदमा कर ऊपर नाय अभीर की चोरी, छीन पीताम्बर कम्बल ले सो विदा दे भीन कपूरन रोरी, नैन नचाए कहे मुस्काए लला पर रयू खेलन होरी। मानो नील मारते काड़े में कौन सा अलंकार है? तो जहाँ मानो जानो निश्चय आ जाए वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। इसमें उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर दिया गया? तो अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी नामों में कितनी बार कृति पर दिया गया? यह 1978 में दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय भाषाओं का सर्वोच्च सम्मान है। वर्तमान में इसमें 17 लाख रुपये एवं वाग्देवी की प्रतिमा दी जाती है। यह 22 भाषाओं में दिया जाता है। युगवाणी किस कवि की कृति है? तो युगवाणी पंडित जी की कृति है। इससे प्रगतिवाद का आरंभ माना जाता है। प्रयोगवाद के जनक अज्ञेय जी हैं। अलंकार संप्रदाय किसका है? तो अलंकार संप्रदाय आचार्य भामह का है। हिंदी का विकास क्रम क्या है? तो हिंदी का विकास क्रम इस प्रकार हुआ: पहले संस्कृत आई, फिर पाली, फिर प्राकृतिक, फिर अपभ्रंश और फिर हिंदी। जो वेदों की भाषा है वो संस्कृत है। जैन और बौद्धों की भाषा पाली और प्राकृतिक है। वीरगाथा काल की भाषा अपभ्रंश है और वर्तमान में हिंदी चल रही है। हिंदी में छंद के जनक माने जाते हैं, तो छंद के जनक माने जाते हैं पिंगल मुनि। अगला देखते हैं, जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है, जैसे चरण कमल, रंग भूमि। और जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। अगला देखते हैं, सात समंत की मच करूँ लेखन सब बन राय, धरती सब कागज करूँ हरि ओर लिखा न जाए में कौन सा अलंकार है? तो 7 समंदर की मसी मतलब स्याही बना लूँ, और जितने वन हैं उनकी लेखनी बना लूँ, और जितनी धरती है उस पर लिख दूँ, तो हरि के गुण को लिखा नहीं जा सकता। अगला देखते हैं, मानवीकरण अलंकार का उदाहरण लिखो। तो मानवीकरण अलंकार एक अर्थ अलंकार है, जैसे नदी, झरना, तालाब, सूर्य, चंद्र, प्रकृति को मानव रूप देना मानवीकरण अलंकार होता है। इसमें उदाहरण देखते हैं, जैसे है बखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर। यह दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, बीती विभागरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा गति सी उषा नागरी। प्रगतिवाद का आरंभ किस कृति से माना जाता है? तो प्रगतिवाद का आरंभ पंत की युगवाणी से माना जाता है। ये 1936 में लिखी गई थी। अगला देखते हैं, लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर। तो लोकोक्ति भूतकाल पर आधारित होती है, जबकि मुहावरा भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों का
होता है। उदाहरण देखते हैं जैसे मुहावरे में आग में घी डालना, पहाड़ टूट पड़ना, गागर में सागर। उसी प्रकार लोक उक्ति के उदाहरण देखते हैं जैसे अंधे पीछे कुत्ते खाएं, न नौमन तेला होगा, ना ही राधा नाचेगी। भ्रमर गीत सार में महाकवि सूरदास का मुख्य उद्देश्य है। तो भ्रमर गीत सार में महाकवि सूरदास का मुख्य उद्देश्य है निर्गुण पर सगुण की विजय, ज्ञान पर भक्ति की विजय, निराकार पर साकार की विजय। तुलसीदास जी लिखते हैं सगुण रूप सुलभति, निर्गुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चले, सुन सुन मन भ्रम होई। वीर गाथा काल की भाषा थी। तो वीर गाथा काल की भाषा थी अपभ्रंश। इसमें दो भाषाएं थी, डिंगल और पिंगल। डिंगल में गद्य साहित्य लिखा गया और पिंगल में पद्य साहित्य लिखा गया। जैसे अपभ्रंश का उदाहरण देखते हैं, मल्ला हुआ जो माणिया, बहड़ी म्यारा कंतु, अगर मेरा एक पुत्र और होता तो मैं देश को समर्पित कर देता। कबीर के गुरु थे। तो कबीर के गुरु रामानंद थे। सवैया छंद का उदाहरण दो। तो सवैया छंद एक वर्णक छंद है। इसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। धूल भरे अति शोभत श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पक पैजत बजत पीरी कसोटी, बाछप कोरस कान बुलूकत, भारत काम कला निधि कूटी, काक के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गई माखन रोटी। मुक्तक छंद के जनक माने जाते हैं। तो मुक्तक छंद के जनक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला माने जाते हैं। उन्होंने कहा है खुल गए छंद के बंधन, उसमें न लय है, न तुक, न अलंकारों का चमत्कार। उदाहरण देख लेते हैं। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आजू नहीं कही। जैसे बिहारी के दोहे हैं या कबीर के दास जी के दोहे हैं तो ये मुक्तक में आते हैं। अगला देखते हैं भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण लिखो। तो जब हनुमान जी सीता जी की खोज में लंका जाते हैं तो वहाँ का एक प्रसंग है। ये उदाहरण देखते हैं। निश्चिंत निद्रा मगन ए, श्री राम परिणीता नहीं, ये सुंदरी कोई और है, श्री राम की सीता नहीं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।